हेलो माय कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे महसूस कर रहे हो। तो बहुत दिनों बाद हम लोगों ने जो है इस प्रकार से चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में लाए। तो उन्हीं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को ख़त्म किया है, उसके बाद हम लोग आज पढ़ते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है ना, इनसे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है पार्ट्स जो है हमें देखने के मिल जाते हैं। अगर हम इसको यूज करने की बात करें तो हमारी सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी इसका यूज देखने के लिए हमें मिल जाता है। ठीक है, इसका यूज हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी हम लोग जो है कभी लॉगरिथम फंक्शन जो पढ़ते हैं उसमें भी इसका काफ़ी यूज होता है। कभी बीच बीच में सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया है ना, तो उन चीज़ों में भी इनका यूज है। यानी कि इसका जो पूरा पार्ट जो होता जाता है सिरे जाता है, वो हमारे पास एक ही पार्ट्स में नहीं, यानी कि ये एक बेसिक्स वाला है मैथमेटिक्स का, जो हर जगह यूज होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सारे कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए। तो यानी कि हमने लिखा है लॉ ऑफ सेट्स एंड इंडिसेस। लॉ होते हैं नियम कानून कुछ है ना, किसके दायरे में। ठीक है, सर्ट्स होती है हमारे पास परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो सर्ट्स जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, या तो परफेक्ट सर्ट्स होगी, ठीक है, या नॉन परफेक्ट सर्ट्स होती हैं। नॉन परफेक्ट सर्ट्स होती हैं, ठीक है। और इंडिसेस क्या होता है सर? इंडिसेस जो होता है ये प्लूरल है, प्लूरल ऑफ इंडेक्स। ये इंडेक्स का प्लूरल होता है। पहली बात तो ये समझो, इंडेक्स का ये प्लूरल होता है। और उसके आगे बात सुनना, ये इंडेक्स का प्लूरल होता है। ठीक है, ये प्लूरल ऑफ इंडेक्स होता है। और इंडेक्स का मतलब होता है हमारे पास पावर से। किससे होता है? पावर से या डिग्री से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कहलाता है ये चीज़ें। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये अगर हम इसको और विस्तार से थोड़ा सा समझना चाहें तो यानी कि इंडेक्स हमारे पास क्या होता है। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने लिखा कोई पार्ट, ठीक है, ए एक्स टू द पावर एन। ये मैंने कोई फॉर्मेट लिखा तुम्हारे सामने, ए एक्स टू द पावर एन। तो ये जो ए है ये वाला जो पार्ट, ये जो एक्स है ये वाला पार्ट, ये जो एन है ये वाला पार्ट, इनको समझो। ये जो एन है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है ना, या पावर, जिसे हम लोग घात भी बोलते हैं। ठीक है ना, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास यही कहलाती है इसकी डिग्री। ठीक है ना, जो ये है जिस पे ये पावर चढ़ी होती है उसको हम लोग जानते हैं बेस के नाम से। अच्छा, ये बेस जो है वो हमारा वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली जो होता है वो बेस हमारे पास वेरिएबल के रूप में आ जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये बेस जो है ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो, कि जो बेस है वो वेरिएबल भी हो सकता है तुम्हारा और ये कांस्टेंट भी हो सकता है। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि वेरिएबल जो होता है हमारे पास चर राशियाँ, कांस्टेंट होता है हमारे पास अचर राशियाँ, यानी कि वे वैल्यूज़ जो हर जगह वेरी करती हैं। जैसे एक्स है, कहीं एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है, कहीं 3 आ जाती है, कहीं 5 आ जाती है, कहीं 0.25, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये वेरी कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट होता है हमारे पास एक फिक्स वैल्यू, है ना, जैसे 2, 5, 7, है ना, 11, 2/3, 9/7, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो एक्स यानी कि जिस पे ये पावर लगी होती है उसके जो बेस होता है, मतलब जो जिस पे ये पावर लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास जो ए है ये वाला पार्ट समझ रहे हो, ये जो ए है इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है इसको हम लोग जानते हैं कॉफिशिएंट के नाम से। कॉफिशिएंट, या हम इसे गुणांक भी बोलते हैं, इसको हम लोग गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है ना, कॉफिशिएंट। और कॉफिशिएंट और कांस्टेंट में फ़र्क होता है, ध्यान समझना। कॉफिशिएंट होता है हमारे पास कभी भी किसी भी वेरिएबल वाले पार्ट्स में या किसी भी बेस के साथ जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर होता है उसको। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सामने अगर सिंपली एक्स लिख दूँ, समझना, ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं सिंपली एक्स लिख दूँ तो इसकी पावर भी 1 होती है और इसका कॉफिशिएंट भी 1 होता है। तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास ये चीज़ होती है एक्स, कोई भी अगर कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर वो सिंपल लिखा हुआ है, कोई भी उसका पार्ट में नहीं है, तो उसकी पावर भी 1 होती है और उसका आगे वाला जो जो कॉफिशिएंट होता है वो भी 1 होता है। सर जीरो क्यों नहीं लिया? तो ये सुन लो कि अगर कभी भी कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है, सुनना, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन नंबर में पढ़ा था नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर यानी कि जो जीरो के बिना हो, विदाउट ऑफ जीरो, विदाउट जीरो, ऐसा नंबर जो विदाउट जीरो हो, तो उसको हम लोग जानते हैं नॉन जीरो के नंबर नाम से। तो अगर नॉन जीरो नंबर की पावर पावर अगर हम जीरो लगा दें, ज़ीरो लगा दें तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। कितनी हो जाती है? 1। तो अगर बात सुनो, अगर तुम इसकी पावर 0 लगा देते तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, जबकि एक तरफ कह रहा है ये x और एक तरफ हो रहा है 1, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, इसलिए ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब समझिए यहाँ पे ये चीज़ें क्या हुई। आगे देखो इसी वाले पार्ट्स में तुमने ये भी चीज़ें समझ ली। अच्छा, कभी कभी 3x भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब है 3 × x⁴ 1। ठीक है, अगर कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है
3 एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू एक्स। ठीक है सर, कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है 3x³ या मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ 9x³। तो इस 9 को भी तुम तोड़ सकते हो 3 इंटू 3 में, और फिर ये x को भी तोड़ सकते हो x इंटू एक्स। मान लो तुम्हारे पास आ गया 16 x⁴, तो तुम इसको भी लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये 16 को तोड़ दिया तुमने, और ये हमारे पास हो गया x इंटू एक्स। सर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत, अगर मान लो कि बहुत बड़ा नंबर आ गया तो हम तो इसे ऐसे ही लिखते हुए चले जाएंगे, बहुत दिक्कत वाली बात होगी। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने इस विस्तृत रूप को, यानी कि जो भी ये पार्ट फैला हुआ पार्ट है ना, एक एक्सपेंडेड वाला पार्ट है, इसको जो हमने इस तरीके के फॉर्मेट में लिख दिया है, यही हमें लॉ ऑफ सर्च एंड इंडिसेस दिखाता है। उसने क्या बताया मुझे, उसने बताया लॉ ऑफ इंडिसेस की बात हम लोग कर लें, तो उसने हमसे कहा कि अगर कोई भी नंबर सेम नंबर अगर वो मल्टीप्लिकेशन में बार बार रिपीट हो रहा है, मान लो m टाइम्स, तो उसका मतलब हो गया कि उसकी पावर m कर दो। देखो भाई हुआ, देखो यहाँ पे देखो, ये x 3 बार था तो x का क्यूब हो गया, यहाँ पे ये x 4 बार था तो x⁴ हो गया, यहाँ पे x ये 2 बार था तो ये x² हो गया। समझ रहे हो, यहाँ पे ये x एक बार लिखी थी तो ये रहा है। तो सर क्या नंबरों में भी ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल, नंबरों में भी होता है ऐसा। देखो ये समझ रहे हो इसको, ये देखो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 2 2 4 2 8 2 16, 3 3 9। सर आपने इसे 2 इंटू टू में क्यों किया? हम इसे 4 इंटू 4 भी तो कर सकते थे। सर हम इसे 8 इंटू 2 भी कर सकते थे। सर हम इसे 1 इंटू 16 भी तो कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, ये इनके लिखने का तरीका है। जबकि ये जो पार्ट है ना, ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर से बनता है, और हमने ये बता चुके हूँ तुम्हें किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। ठीक है चलो, तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई, ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में ही हमेशा तोड़ा जाता है। तो पहला रूल ये समझे, और दूसरा रूल हम ये भी समझे कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, उसकी पावर जो होती है अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू का मतलब है यानी कि उससे रिलेटेड है नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे है ये एक बिना जीरो के कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है अच्छा, कोई x⁴ लिखा है तो मैंने यहीं लिखवाया है, x⁴ जो होता है वो x ही होता है, उसके आगे कोफिशिएंट भी 1 ही होता है। अगर इसका उल्टा भी कभी लिखा है कि मान लो हमारे पास कभी लिखा है ऐसे 1x लिख दिया किसी ने, तो ये 1x ना लिखे, उसे केवल क्या सलाह देंगे हम, x लिखो, क्योंकि 1 आगे हमेशा होता ही है, अंडरस्टैंडेबल है वो। ठीक है अच्छा, ये चीज़ हो गई। आगे देखा हमने कि अगर कभी ऐसे ऐसे पार्ट्स होता है m टाइम्स, तो वो x⁴m हो जाता है। ठीक है, अगर कभी मान लो कि कोई नंबर लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन में और वो सेम बेस पे है, देखो सेम बेस है लेकिन उनकी जो पावर है वो अलग अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, m + n + p। मान लो कुछ और भी आ गया तो वो भी हो जाएगा। ठीक है अच्छा, कभी ऐसे लिखा हुआ है पार्ट, सुनो ये भी चीज़ें बहुत बार आई हैं, बहुत बार चीज़ें आई हैं। कौन सी चीज़ें आई हैं बहुत बार? ये वाला, जैसे हमारे पास लिखा है कभी सेम थिंग, ठीक है ना, हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है कि x⁴ a + b + c, ऐसे लिखा। तो इसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴ a इंटू x⁴ b इंटू x⁴ c। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है सेम बेस होता था तभी पावर ऐड होती हैं, और अगर पावर ऐड हुई हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन में ये सेम बेस पे होगा। ठीक है आगे आ जाओ। अगर कभी ऐसा है, कैसा कि बेस अलग अलग है लेकिन उनकी जो पावर है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, उन बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और एक होल पावर चढ़ जाती है ऐसी। और फिर ये x और y चाहे कैसे भी नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन वाले हों चाहे डेसिमल वाले हों, कैसे, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ हो कि 1/p की पावर कुछ m और q की पावर m, ऐसे लिख दिया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर, तो 1/p इंटू q और उसकी होल पावर m। तो हमें मालूम है जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा q/p की पावर m, ऐसे करके लिखा हुआ हो जाता है। ठीक है समझ रहे हो, तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं हमारे पास। ठीक है अच्छा, और भी आगे होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे, और भी होंगे। कुछ यहाँ पे देख लो इधर साइड। ठीक है कैसे सर? देखो तो अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि सेम बेस पे जैसे पावर ऐड होती हैं, सेम बेस पे जैसे पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में, वैसे ही सेम बेस पे पावर माइनस भी हो जाती है अगर डिवीज़न है। कैसे? जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x⁴m डिवाइडेड बाई x⁴n। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस लिखवाऊंगा, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्यों ध्यान रखना पड़ेगा वो भी चीज़ देख लो। अगर मान लो ये m बड़ा हुआ और ये n छोटा हुआ तो डायरेक्ट यहीं से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴m - n। अगर मान लो ये m और n दोनों आपस में बराबर हो गए, तो जब बराबर हो जाएंगे तो m में से m माइनस होगा तो 0 बनेगा, और 0 किसी की भी पावर 0 तो कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी।
ठीक है। और अगर इसमें से मान लो m छोटा हुआ n से, मान लो आगे वाला छोटा हुआ पीछे वाला बड़ा हुआ, तो घटाओगे माइनस में आएगा ये चीज़, ठीक है। किस में आएगी? माइनस में। उसको अपॉन में ले आओगे तो इसको तुम ऐसे लिखोगे 1/x⁴n माइनस m, 1/x⁴n माइनस m, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1/x⁴n माइनस m, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जब छोटा हो जाएगा तो ये माइनस में पावर देगा m माइनस n, उसको माइनस में लोगे, m माइनस n तो करोगे लेकिन माइनस की पावर लोगे तो ये नीचे अपन में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे वाला रूल सुनो। अब अगर कभी भी किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, जैसे माइनस का p है लिख दिया, तो ये 1/x⁴p हो जाता है, यानी कि अब जब तुम उसका 1 ले आओगे तो वो प्लस की पावर हो जाएगी। और सुनो, कभी ऐसा भी है अगर a⁴b की पावर कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट है और उसकी नेगेटिव पावर है, तो इसको बेस को तुम अगर मतलब अंदर वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर दोगे b/a, तो उसकी पावर प्लस भी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये मैंने रेसिप्रोकल क्या बोल दिया, जैसे मान लो हमारे पास कोई a/b है, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा b/a, ठीक है। रेसिप्रोकल होगा b/a, रेसिप्रोकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है ना। x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो इसके नीचे क्या होगा 1। हमने तुम्हें बताया था कि कब नंबर पे एक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे ये हमने चीज़ें देखी कि यानी कि कुछ रूल्स लॉ ऑफ सेट्स एंड इंडिसेस के, कि अगर किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, अगर वो मल्टीप्लिकेशन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर उतनी ही लग जाती है, अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर कभी पावर एडिशन में तो उसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, और x⁴m डिवाइड इंटू x/n, क्योंकि जब बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो उनका मल्टीप्लाई होकर होल पावर हो जाती है। वैसे ही किसी भी फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए भी हो सकता है। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर कभी ऐसे डिवाइड में है सेम बेस के साथ, तो यानी कि ये क्या होंगे, ये माइनस हो जाती है पावर, लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन बनती हैं, या तो ये m n से बड़ा हो सकता है, या m n से बराबर हो सकता है, या m n से छोटा हो सकता है, और उन कंडीशन में क्या क्या होगा वो भी मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया। अगर कोई नेगेटिव पावर होती है तो वो 1 में ऐसे हो जाती है, और कोई इस प्रकार का पार्ट है यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो पावर पॉजिटिव भी हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान दो, अगर कभी कोई नंबर लिखा है, ठीक है, कोई नंबर लिखा है, ऐसे ध्यान दो, कोई नंबर लिखा है ऐसे a⁴m और उसकी होल पावर n, तो इसका मतलब हो गया a की पावर m इंटू n, और साथ ही साथ ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं, a की पावर n की पावर n, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ इसी वाले पार्ट्स में, क्या मैं कह रहा हूँ a m n, ठीक है, सुनना, ऐसे कभी लिखा है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट के बाहर भी कुछ लगा हो सकता है, m n p लगा दे, q लगा दे, ध्यान देना। यहाँ पे मान लो इसकी होल पावर भी एक और पकड़ दें p, तो उसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा m n p, ठीक है ना, m p। तो मान लो कुछ जिसकी ज़रूरत है वो अंदर कर लिया, जिसके अंदर अब ज़रूरत नहीं है वो उसको बाहर कर दिया। अगर कभी ऐसा लिखा है तो ये चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती हैं। अगर तुम करना चाहो, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये m n बार एक्सपेंड होगा, तो इसका मतलब हो गया a m इंटू m और ये n टाइम्स। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल समझो, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3, तो उसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 6, 3 2 6, और 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है हमारे पास 64। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया ये 2 की पावर 3 ऐसे, तो इसका मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन में ओपन करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, तो ये हो गया 2 की पावर 8। समझ रहे हो, ये होता है हमारे पास 2 की पावर 8 कितना, 256, समझे। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। देखो वही नंबर सेम वही है, लेकिन यहाँ पे केवल ब्रैकेट्स का खेल है, किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया, समझे। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिसेस। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स की तरफ, अगर कभी सर्ट्स वाला पार्ट आ जाए, ठीक है। अब सर्ट्स होता क्या है पहले बहुत समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।